स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS क्लास नंबर 42 में। हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है। और मैं पिछली वीडियो में इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, तभी मुझे बाद में पता चला जब मैंने वीडियो देखी कि वो वीडियो आधी कट गई थी। ठीक है, तो मैं जो थोड़े एक दो पॉइंट है उसको कंप्लीट कर देता हूँ। और आज से हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हम टॉपिक के हिसाब से पढ़ें, ना कि टाइमिंग के हिसाब से। जैसे पहले मैं 20 मिनट की एवरेज वीडियो रखता था, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमें कम से कम 2 टॉपिक हर रोज़ कंप्लीट करने चाहिए, ताकि समय से जो हमारा सिलेबस है वो ख़त्म हो सके। ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, मीन्स 25-30 मिनट तक जा सकती है, लेकिन सभी चीज़ें समझने में आसान होंगी। लेकिन फिर भी उसको समझाने के लिए एक समय तो लगेगा ही ना, क्योंकि आपको मैं थॉरली अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, तो उसके लिए समय लग सकता है। ठीक है। तो मैं जहाँ पर समझा रहा था कि अ, जो फ्लैप थे ना, ये आपने तो समझ लिया होगा कि जो लिफाफे के साइड वाले फ्लैप होते हैं वो वाले लिफाफे रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए नहीं चलते। रजिस्टर्ड पोस्ट के लिए जो लिफाफे होते हैं उसके लिए फ्लैप टॉप पर होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने समझाया था आपको। अभी जो भी एनवलप हम यूज़ करेंगे, एनवलप शुड बी मेड ऑफ अ पेपर यूजिंग। उसकी जो मिनिमम थिकनेस होगी वो 0.08 mm होगी, जो मैक्सिमम थिकनेस है 0.18 mm होगी। ठीक है, इस थिकनेस का भी आपने ध्यान रखना है। और जो लिफाफा होगा वो बिल्कुल सरफेस, मीन्स वो प्लेन लिफाफा होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में डिज़ाइन हो, या बीच में सजाने के लिए कहीं पर बटन लगाए हो, कहीं पर सितारे लगाए हो, कहीं पर ग्लू लगाया हो और कहीं पर टेडी बियर लगाया हो। ऐसा लिफाफा नहीं चलेगा। लिफाफा फ्लैट और सिंपल होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में बोला है कि डीजी साहब जो हमारे दिल्ली में बैठते हैं, उनको जैसा भी ठीक लगे वो उस तरह का कंटेंट या उस तरह का नेचर का कंटेंट इस रजिस्टर्ड पोस्ट में अलाउ कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि साथ में एक डिक्लेरेशन अटैच कर दो। मींस इसके रूल, जो रजिस्टर्ड पोस्ट के रूल्स रिगार्डिंग जो रूल्स है उसको चेंज करने की पावर हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट के हाथ में है, और ये हमारे ऑफिसर जो है दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है। तो मुझे पता नहीं था वैसे जी, ऐसा वो स्टक हो गया था वीडियो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, मुझे उसकी स्नैपशॉट ले लेने दीजिए। अभी जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा, जैसे पहले टॉपिक में हम लेटर के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा बुक पैकेट। तो बुक पैकेट क्या होता है दोस्तों, मीन्स अगर हमें बाय पोस्ट बुक्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तब उसे हम बुक पैकेट बोलेंगे। लेकिन पीए को, जो बुकिंग पीए है, जो कोई भी पर्सन जो बुकिंग कर रहा हो, उसको जानने के लिए कि असल में जो पर्सन सामान भेज रहा है वो बुक्स ही है, इसके लिए पैकिंग इस हिसाब से की जानी चाहिए कि हमें साफ साफ दिख सकें कि उस पैकेट के अंदर बुक्स ही है। उसके लिए कैसे किया जाता है, देखिए आप पैकिंग देखिए, इसको नोट कीजिए। जिस साइड में ना, जहाँ पर बुक आपको दिख रही होगी, आप भी जैसे अगर कोई वीपीपी या कोई आपके पास रजिस्टर्ड बुक पैकेट आता होगा, तो उसके ऐसे एक धागा ऐसा बांधा होता है, एक धागा ऐसा बांधा होता है, और बीच में से ना हम बुक को आसानी से देख सकते हैं। अगर हमें बुक का कंटेंट नहीं दिख रहा, तो उस केस में हम उसे बुक पैकेट में बुक नहीं करेंगे, पार्सल में बुक करेंगे। ठीक है। बुक पैकेट में बुक करने के लिए हमें साफ साफ दिखना चाहिए कि सेंडर जो है वो बुक ही भेज रहा हो। ठीक है, उसको हम बुक पैकेट बोलेंगे। बुक पैकेट का जो मैक्सिमम वेट है वो 5 kg होगा। अभी इसके डिमेंशंस की बात करें तो लेटर्स से काफ़ी मिलती जुलती है। जैसे जेकर अगर रोल फॉर्म में बुक को भेजा जा रहा है, तो मिनिमम जो उसकी लेंथ होगी वो 10 सेंटीमीटर होगी, मैक्सिमम होगी 80 सेंटीमीटर। आपने इसे उसी तरह से याद रखना है। अगर उसको ऐसे, सॉरी, दूसरी तरफ से अगर उसकी टोटल लेंथ, अगर उसको बुक को ऐसे राउंड करके भेजा जा रहा है, मैंने आपको पहले लेटर के केस में बताया गया था, ये जो है इसकी टोटल लेंथ, और ये जो डायामीटर है 2D। ठीक है, L+2D है, जो कम से कम 17 सेंटीमीटर हो सकता है, 17 सेंटीमीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा 100 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर वो रोल की बजाय सिर्फ उसको फ्लैट ऐसे बुक भेज रहा है, तो उसका जो मिनिमम साइज़ होगा वो 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर होगा, और जो मैक्सिमम साइज़ होगा वो 60 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। आपको ये साइजेस अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में ये बिल्कुल डिट्टो पूछे जाएंगे, और आपको इनका जवाब सही सही देना होगा। ठीक है। और लिखा है कि बुक पैकेट अगर कार्ड की फॉर्म में भेजा जाए,
तो वो जो कार्ड है, वो जो हमारा पोस्ट कार्ड होता है पोस्ट ऑफिस में, उससे ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, उसी की स्ट्रेंथ का वो बुक पैकेट होना चाहिए, अगर उसको हम एज ए कार्ड भेजना चाहते हैं तो। ठीक है। अभी प्रोहिबिशन, अभी जो बुक पैकेट हम भेज रहे हैं, इसमें कोई पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कि इसमें कोई, सॉरी, इसमें कोई लिखा हुआ लेटर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक्स के बीच आपने एक लेटर का पेज भी फंसा दिया और उसको भी साथ में भेज दिया, ऐसा नहीं होगा भाई। आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स ही भेजनी पड़ेगी। यहाँ तक कि बुक के ऊपर भी कोई आप रिटर्न मैसेज नहीं लिख कर भेज सकते, ठीक है ना। आपको खाली बुक्स ही उसमें पोस्ट करनी होगी। ओके। इसके अलावा इसमें कोई पेपर मनी, बुक्स में कोई पैसे नहीं होने चाहिए, कोई स्टैंप नहीं होनी चाहिए, या और कोई स्टैंप नहीं होनी चाहिए, या चेक नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, सेल्फ एड्रेस पोस्ट कार्ड या लेटर या रैपर हो सकता है। अभी सेल्फ एड्रेस का क्या मतलब है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि मैं आपको सेल्फ एड्रेस वाला समझा सकूं। तो जहाँ पर मैं शिव हूँ और यहाँ पर कोई मेरा दोस्त है जिसका नाम है राहुल, मैंने इसको एक बुक पैकेट भेजा, साथ में एक लिफाफा भेज दिया। ये सेल्फ एड्रेस है। सेल्फ एड्रेस का मतलब इस पर मेरा पता लिखा है, टू शिव, और साथ में जहां पर मैंने इसकी पोस्टेड स्टैंप भी लगा दी। ठीक है। अभी जब जब बुक्स राहुल को मिलेगी, जहां पर जाएंगी, तो राहुल क्या करेगा, ये जो लिफाफा है इसको निकालेगा और इसको वापस मेरे को पोस्ट कर देगा। ठीक है। तो मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, उसको बुक पैकेट मिल गई है। इसके लिए जो सेल्फ एड्रेस पोस्ट कार्ड, लेटर या जो रैपर है वो भेजा जा सकता है। ठीक है। ताकि जिसको हम एड्रेसी को सामान भेज रहे हैं, अगर उसने वापस हमको कोई रिप्लाई देना हो तो उसके लिए उसका कोई पैसा ना लगे या उसकी कोई पोस्टेज स्टैंप ना लगे। ठीक है। अब इसके बाद बुक पैकेट को भी हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। जैसे पहली कैटेगरी ये है अगर उसमें हम प्रिंटेड बुक्स को भेजें। दूसरी कैटेगरी ये है कि अगर उसमें हम पीरियोडिकल को भेजें। पीरियोडिकल क्या होता है, जैसे मंथली मैगजीन होती है जो हर मंथ के बाद या हर वीक के बाद, मीन्स जो एक डेफिनेट इंटरवल टाइम के बाद छपकर आती है बाय पोस्ट, उसको हम पीरियोडिकल बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा होता है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट, मीन्स अगर किसी को आप किसी चीज़ का सैंपल भेजना चाहते हो, उसको हम पैटर्न एंड सैंपल पैकेट में गिनते हैं। ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक। तो अगर उसमें बुक्स हैं तो जो रूल्स हम ऊपर पढ़कर आए हैं वही रूल्स इस पर भी लागू होंगे। ठीक है। लेकिन इसमें कोई जो रेगुलर इंटरवल पर कोई पब्लिकेशन होती है, जो कोई पीरियोडिकल छपता है, ठीक है, वो इसमें बुक पैकेट में नहीं होना चाहिए। और साथ ही इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट का पैम्पलेट या पर्चा नहीं होना चाहिए बुक्स में, सिंपल बुक्स ही भेजी जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल की बात करेंगे, बाकी जो शर्तें हैं जैसे हमने ऊपर पढ़ा उसी तरह से हैं। लेकिन अगर वो जो पीरियोडिकल है वो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। और इसका जो लाइसेंस है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा, वो उस पीरियोडिकल के फर्स्ट पेज पर या लास्ट पेज पर उसको छपवा सकते हैं। उसको इस तरह से छपवाना होगा, जहाँ इस तरह से लिखना होगा कि रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया अंडर अ सीरियल नंबर, जो भी उनको लाइसेंस में मिला होगा वो उसको या तो पीरियोडिकल के फर्स्ट पेज में या फिर लास्ट पेज में छपवाना ज़रूरी होगा। अगर अभी जैसे आप जीडीएस डाक से ही काम करते हो, अगर कोई पीरियोडिकल आपके पास आता है, आप देखना या तो उसके फ्रंट साइड पर या उसकी बैक साइड पर ये जो लाइसेंस नंबर छपा होगा। ठीक है। और तीसरा है पैटर्न एंड सैंपल पैकेट। जब कोई बोनाफाइड ट्रेंड पैटर्न या सैंपल या मर्चेंटाइज जिसकी कोई सेलेबल वैल्यू ना हो, ठीक है, विद और विदाउट एनी मैटर विच कैन बी सेंट एज बुक पैकेट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ वॉलपेपर बाय करने हैं किसी से और मैं उसका सैंपल मंगवाना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं पर्सन को बोलूँगा भी भैया आप सैंपल भेज दो मुझको, अगर मुझको अच्छा लगा तो मैं आपको जो ऑर्डर है वो दे दूंगा। तो वो जिसने भी मुझे वॉलपेपर सेंड करने हैं वो मुझे एक सैंपल भेजेगा। वो जो सैंपल है वो पैटर्न एंड सैंपल पैकेट में वो मुझे भेजेगा। ठीक है। अभी जो पैटर्न एंड सैंपल पैकेट है, बाकी तो शर्तें इसकी सेम रहेगी, लेकिन इसका जो मैक्सिमम वेट है वो 2 किलोग्राम तक ही रहेगा। इसको आपने याद रखना है। देखिए जो शर्तें अलग अलग हमने क्यों करनी है, इसका सारा सा फंडा है वो है टैरिफ। ठीक है।
कि भेजने के पैसे, इसको भेजने के पैसे अलग होंगे, कम हो सकते हैं, इसको भेजने के पैसे उससे ज़्यादा हो सकते हैं, इसको भेजने से पैसे उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पीरियोडिकल वाली चीज़ उसने बुक पैकेट में भेज दी कस्टमर ने, तो डिपार्टमेंट को तो लॉस हो जाएगा उतने पैसे का, क्योंकि पीरियोडिकल में भेजता तो ज़्यादा पैसे लगने थे, बुक पैकेट में भेज दिया जिसमें प्रिंटेड बुक है तो उसके कम पैसे लगेंगे, तो डिपार्टमेंट को उस पैसे का लॉस हो जाता है। तो रूलिंग इसी हिसाब से है कि जैसे बुक्स हैवी होती है, ठीक है ना, तो अगर हम उसको नॉर्मल पोस्टेज लेने लगे तो बहुत ज़्यादा पोस्टेज लगेगी, तो उसी हिसाब से उसका प्राइस रखा गया है कि वो जो पर्सन है वो आसानी से चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह इकोनॉमिकली और बाय स्पीड दोनों चीज़ों से भेज सके। ठीक है, तो इस तरह से ये जो रूलिंग है अलग अलग क्यों है, वो मैटर के हिसाब से है। बुक हैवी है तो उसका जो टैरिफ होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, पीरियोडिकल थोड़े कम हैवी होते हैं तो उसका टैरिफ थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है ना, उस हिसाब से जो टैरिफ है वो डिपार्टमेंट ने रखे हुए हैं। अभी हमने बुक पैकेट को तो अच्छी तरह से समझ लिया। अभी मैं नेक्स्ट देखता हूँ क्या है अभी हाँ, नेक्स्ट आई थिंक पार्सल ही है, उसका भी मैं स्नैपशॉट लेकर आपको अभी वापस आता हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिए। तो जो हमारा हमने लेटर को पढ़ चुके हैं, बुक पैकेट को पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे पार्सल के बारे में। ठीक है, तो एनीथिंग कैन बी सेंट लिखा है, एनीथिंग कैन बी सेंट इन ए पार्सल एक्सेप्ट आर्टिकल हुज ट्रांसमिशन इज प्रोहिबिटेड। सभी चीज़ों को पार्सल में भेजा जा सकता है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो पीरियोडिकल हो, चाहे वो सैंपल हो। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं उसको छोड़कर। इट कैन कंटेन सिंगल कम्युनिकेशन टू द एड्रेसी ऑफ द पार्सल, इसमें एक सिंगल कम्युनिकेशन लेटर को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने अपने फ्रेंड को सामान भेजना है, कपड़े भेजने हैं, ठीक है, तो मैं कपड़े भेज सकता हूँ, साथ में एक लेटर भेज सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं भेज सकता। ऐसा नहीं कि मैंने 10 कॉपीज भेज दी, 20 कॉपीज भेज दी या 2 कॉपीज भेज दी। ओनली वन कम्युनिकेशन, सिंगल कम्युनिकेशन कैन बी सेंट टू अ पर्सन थ्रू अ पार्सल पोस्ट, उसमें सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन जो हमारा लेटर है उस वो होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई जैसे आपके पास अभी कोई पर्सन आता है और उसके पास लेटर्स हैं, बहुत सारे हैवी लेटर्स हैं, अगर वो बोले कि इनको पार्सल कर दो, ठीक है, तो आप उसको पार्सल नहीं कर सकते। उस केस में आपको उनको लेटर, रजिस्टर्ड लेटर करना पड़ेगा या स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। पार्सल में हम सिर्फ एक सिंगल कम्युनिकेशन ही भेज सकते हैं। ठीक है, इफ द पार्सल इज सस्पेक्टेड टू कंटेन अदर देन द परमिटेड कम्युनिकेशन, it will be opened in the presence of the addressee or his authorized agent, and each written communication will be charged on delivery with double the letter postage। ठीक है, और अगर ऐसा शक हो गया डिपार्टमेंट में, किसी को डाउट हो गया कि इस पार्सल में जो है वो लेटर्स भी भेजे गए हैं, तो जब ये पार्सल एड्रेसी को रिसीव होगा या उसके किसी पर्सन को, जैसे कंपनियों में वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, या उसको रिसीव होगा, तो उसकी प्रेजेंस में पार्सल को खोला जाएगा। ठीक है, अगर उसकी प्रेजेंस में उसमें से लेटर निकला, ठीक है, तो अगर उसमें लेटर निकल गया, मान लो उस लेटर का वेट था 30 ग्राम, ओके, 30 ग्राम उस लेटर का वेट था जो पार्सल में से निकला, तो अगर 30 ग्राम का ही लेटर वो बुक करता, उस पर जितने भी पैसे लगने थे उससे डबल पैसे हम उनसे चार्ज करेंगे। ठीक है, आई होप आप बात समझे होंगे कि जितना भी लेटर का वेट उस पार्सल में से निकलेगा, अगर वो उसको रजिस्टर्ड लेटर से या लेटर से भेजता, उस पर जितने भी पैसे लगने थे उससे हम डबल की पोस्टेज उनसे रिकवर करेंगे। ठीक है, इफ द addressee refuses to pay the charges, the parcel will be returned to the sender। और अगर वो एड्रेसी जिसे वो पार्सल लेना था, अगर वो चार्जेस देने से मना कर देता है, तो उस केस में हम जो पार्सल है उसको वापस रिटर्न टू सेंडर ही भेज देंगे, और रिटर्न टू सेंडर जो भी सेंडर होगा उससे हम किसी तरह का पैसा नहीं मांगेंगे। ठीक है, उसका पार्सल वापस आ गया, उसका तो लॉस हो गया, उससे और पैसा क्या मांगना हमने। ठीक है, अगर वो रिसीवर दे देता तो बात ठीक थी। ओके, तो जो मैंने आपको पार्सल के बारे में समझाया कि पार्सल है क्या, अभी हम समझेंगे कि जो अनरजिस्टर्ड पार्सल है वो 4 किलो से ज़्यादा नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, अभी ये जो सारे पार्सल है, जो डोमेस्टिक की बात हो रही है, जो इंडिया में है, ठीक है, बाहर के पार्सल की बात नहीं हो रही, आप इसको नोट रखना। 4 किलो का पार्सल अगर वो अनरजिस्टर्ड है उसको इंडिया में भेजा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो किसी ब्रांच ऑफिस में भेजना है
तो 10 kg से बड़ा पार्सल, 10 kg से ज़्यादा वेट वाला पार्सल वो नहीं भेज सकते, और बाकी केसेस में वो 20 kg से ज़्यादा पार्सल नहीं भेज सकते। तो ऐसा भी केस होता होगा कि जैसे आप ब्रांच ऑफिस में काम करते हैं, कईयों के ब्रांच ऑफिस में बैंक भी होंगे, और बैंक की स्टेशनरी कई बार 20-20 kg की आ जाती है और वो पार्सल आता है। तो इस केस में आप बैंकर को बोल सकते हैं भैया कि आपको जो वो पार्सल है वो खुद लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि जीडीएस इतने हैवी, जहाँ पोस्टमैन भी है, इतने हैवी पार्सल की डिलीवरी जो डोर स्टेप है उस पर नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लो। उसके बाद अगर पार्सल की लेंथ की बात करें, ये भी क्वेश्चन देखिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से इनके ऊपर पकड़ बनानी है। द लेंथ ऑफ द पार्सल शुड नॉट एक्सीड 1 मीटर, एंड लेंथ एंड गिर्थ कंबाइंड शुड नॉट एक्सीड 1.80 मीटर। तो पार्सल की लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और उसके सभी डिमेंशंस को मिला के उसकी लेंथ 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नो पार्सल शैल बी सच दैट बाय रीजन ऑफ इट्स शेप, मैनर ऑफ पैकिंग और एनी अदर फीचर इट कैनॉट बी कैरीड बाय पोस्ट विदाउट सीरियस इनकन्वीनियंस और रिस्क। ठीक है, अगर किसी पार्सल को भेजने से रिस्क क्रिएट होता है या इनकन्वीनियंस आती है, चाहे वो उसकी पैकिंग की वजह से हो, चाहे उसमें ऐसा सामान भी, जैसे मान लो किसी ने मछली का तेल भेज दिया, अभी वो इनकन्वीनियंस है क्योंकि उसमें स्मेल बहुत गंदी आती है, उसको कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। या किसी ने शार्प एज वाली कोई चीज़, तलवार तलवार भेज दी या नुकीली चीज़ें भेज दी, उसको भी कैरी करना, जो उसकी पैकिंग अच्छी तरह से नहीं है, हम उनको कैरी करने में मुश्किल आ रही है, हमको लग रहा है कि ये हमारे हाथ पर लग सकता है, तो उस केस में उसको नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, इट कैनॉट बी कैरिड बाय पोस्ट, उस केस में इसको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। ओके, मैनर ऑफ प्री पेइंग दी पोस्टेज। ठीक है, अभी इसके जो पोस्टेज है उसको कैसे दिया जाएगा। द पोस्टेज ऑन पार्सल एंड ऑल्सो द रजिस्ट्रेशन फी इफ द पार्सल इज टू बी रजिस्टर्ड मस्ट बी फुली प्रीपेड। ठीक है, जो भी पार्सल पर पैसे लगने हैं, ठीक है, और अगर आप उसको रजिस्टर्ड भी करवाना चाहते हैं, तो जो भी उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे वो आपको एडवांस में ही देने पड़ेंगे। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कई बार ऐसा होता है लेटर्स में ऐसा प्रोविज़न है, अगर आप कम पैसों पर भी, जैसे मान लीजिए किसी लेटर पर 10 रुपए की टिकट लगनी थी, अगर आप उस पर 5 रुपए की भी लगा कर भेज देंगे ना, वो लेटर चला जाएगा। ठीक है, और बाकी के पैसे एड्रेस ही से रिकवर किए जाएंगे। लेकिन पार्सल में ऐसा नहीं होगा, पार्सल में आपको सभी पैसे पहले ही देने पड़ेंगे। ठीक है, अभी पार्सल में आपको रजिस्टर्ड, और जैसे दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक होता है रजिस्टर्ड आर्टिकल, एक होते हैं अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। अनरजिस्टर्ड जिसको हम ऑर्डिनरी भी नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं। ठीक है, जो भी रजिस्टर्ड आर्टिकल होगा वो कौन सा होगा, जैसे जो बुकिंग होती है काउंटर पे ना, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल। ठीक है, उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस अलग से लगते हैं। अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पर सिर्फ टिकटें लगती हैं, इस पर सिर्फ टिकटें लगती हैं। और अगर रजिस्टर्ड आर्टिकल है, अगर वो कस्टमर टिकटें लगाना चाहे तो पैसों की जगह टिकट लगवा सकता है, साथ में रजिस्ट्रेशन फीस भी उसको देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो पोस्टेज की जगह कैश देना चाहे तो भी कस्टमर की इच्छा है, हम उससे कैश भी ले लेंगे। उसके बाद पढ़ते हैं कि पोस्टेज स्टैंप मस्ट बी अफिक्स और इम्प्रेशन ऑफ अ स्टैंपिंग मशीन टेकन इन कवर ऑफ अ पार्सल और द ऑफिशियल लेबल विच कैन बी obtained फ्री एट द पोस्ट ऑफिस। ठीक है, क्या कर सकते हैं, जहाँ तो पार्सल पर हम जो पोस्टेज टिकट्स हैं उनको चिपका सकते हैं, या फिर पार्सल के कवर पर जो फ्रैंकिंग मशीन का इम्प्रेशन है वो लगवा सकते हैं, या फिर जो पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल लेबल होता है, ठीक है, ऑन द ऑफिशियल लेबल, उस पर भी जो फ्रैंकिंग मशीन है उसका इम्प्रेशन लगा सकते हैं। वो जो लेबल है हम पोस्ट ऑफिस से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। ठीक है, इन केस वेयर द पोस्टेड स्टैंप आर यूज्ड, द सेंडर और हिज मैसेंजर मस्ट अफिक्स द स्टैंप हिमसेल्फ, पोस्टल ऑफिशियल बीइंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू अफिक्स फॉर देम। ठीक है, तो जो भी पर्सन पार्सल भेजने आएगा
ये सख्त हदायत है कि उस पर जो टिकट्स है वो पर्सन खुद लगाएगा, और कोई भी पोस्टल ऑफिशियल जो पोस्ट ऑफिस में काम करता है वो उस पर टिकट्स नहीं लगाएगा। इसका भी रीज़न आपको बता देता हूँ। मान लीजिए किसी पार्सल पर 400 रुपये की टिकट्स लगनी है, ठीक है, और मान लीजिए मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, तो वो जो बंदा भेजने है उसने बोला सर कि ये लो 400 रुपया, आप इस पर टिकट्स लगा देना। अभी मेरी नीयत खराब होगी तो मैं क्या करूंगा, उस पर टिकट्स नहीं लगाऊंगा, ठीक है, टिकट्स नहीं लगाकर उसको कैश अपनी जेब में डाल लूंगा, ऐसा भी तो कर सकता हूँ। लेकिन अगर कस्टमर खुद उस पर पोस्टेज स्टैंप लगवाए, ठीक है, और उसके बाद खड़े सामने रहकर उस पर बोले कि सर इसको स्टैंपिंग कर दो, अब मेरे सामने इन पोस्टेड स्टैंप पर आप स्टैंपिंग कर दो, इनको डीफेस कर दो, तो उस केस में वो जो रिस्क है वो खत्म हो जाता है। तो उसको खत्म करने के लिए ही ऐसा बोला गया है। और लिखा है शुड एन ऑफिशियल लेबल बी यूज्ड इट मस्ट बी पेस्टेड टू द पार्सल। अगर कोई लेबल है तो उसको उसको पार्सल के ऊपर पेस्ट कर देना चाहिए। एंड इफ ए सेंडर डू इट डज नॉट डू इट हिमसेल्फ, अगर वो ये खुद नहीं कर सकता, ही इज रेकमेंडेड टू सी इट डन इन द प्रेजेंस बिफोर ही लीव द पोस्ट ऑफिस। तो उनको ये सजेशन दिया जाता है कि पोस्ट ऑफिस को छोड़ने से पहले आप अपनी निगाह के सामने, आंखों के सामने ये काम होता दिखें कि उस पर टिकटें लगाई गई हैं और उसको डिफेस किया गया है, ठीक है। नोट में क्या है, if a wax cloth is used as an outer cover for the protection and sufficient strong paper has not been securely fastened outside the waste cloth, it is advisable that postage stamp should always be affixed to the official label। ठीक है, अभी देखिए, मान लीजिए ये एक पार्सल है, उसके ऊपर हमने उसको बचाने के लिए एक कपड़े की पैकिंग करती है, ओके। अभी कपड़े की पैकिंग पर जो टिकट्स हैं वो तो चिपकेगी नहीं, तो उसके ऊपर करना तो ये होता था कि हमें एक पेपर की और लेयर लगानी होती थी ताकि हम उस पर जो हमारी पोस्टेज स्टैंप्स हैं उनको चिपका सकें, ठीक है। अभी अगर वो, मान लीजिए ये जो कागज की लेयर है वो पर्सन नहीं लगाना चाहता, तो वो क्या करे कि पोस्ट ऑफिस से एक लेबल ले ले और लेबल पर वो टिप जो सभी टिकट्स हैं उनको चिपका ले और उसको उस कपड़े के ऊपर लगा दें, ठीक है, ऐसा बोला गया है। उसके बाद है मैनर ऑफ पोस्टिंग। एवरी पार्सल इंक्लूडिंग सर्विस पार्सल intended for transmission by post must be presented at the window of the post office। किसी भी तरह का पार्सल हो, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, पोस्ट ऑफिस की विंडो पर जाकर होगा। आप पार्सल को लेटर बॉक्स में नहीं डाल सकते, ठीक है, इसका ये मतलब है। और ये सर्विस पार्सल क्या होता है, सर्विस पार्सल होता है जब पोस्ट ऑफिस का ही कोई पर्सन या सरकारी कोई ऑफिसर एक जगह से दूसरी जगह जो पार्सल भेजते हैं उनको हम सर्विस पार्सल बोलते हैं। तो क्या लिखा है, एनी पार्सल फाउंड इन अ लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एंड चार्ज्ड एज अ रजिस्टर्ड पार्सल। अगर कोई पार्सल हमें लेटर बॉक्स में मिल जाता है तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह चार्ज किया जाएगा और उसी तरह से उसको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। If a parcel containing any of the article mentioned in a subclause 2 and 3 of the clause 147 and clause 148 to 152 इन दी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें ये सभी चीज़ें प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स में आती हैं, और जहाँ उनकी इज नॉट पैक्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब देन इट विल नॉट बी फॉरवर्ड, जहाँ उसको पैक इस तरह से किया गया है कि जिस तरह से रूलिंग अलाउ नहीं करती, तो उस केस में हम जो पार्सल को है आगे नहीं भेजेंगे, मीन्स उसकी बुकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। और कंपनसेशन टू बी पेड फॉर इंटरनेशनल पार्सल। अभी ये इंटरनेशनल पार्सल के लिए है, अगर कोई पार्सल जो अपना, सॉरी, कोई पर्सन अगर अपना पार्सल बाहर भेजता है, ठीक है, और उसका जो पार्सल है जा तो गुम जाता है, जा उसमें चोरी हो जाती है, टोटल थेफ्ट लिखा है, पार्शियल थेफ्ट नहीं लिखा, मतलब कि सारा सामान ही चोरी हो जाता है, जब वो पूरी तरह डैमेज ही हो जाता है, ठीक है, इसमें पार्शियल का नहीं लिखा, फुल लिखा है, लॉस, टोटल थेफ्ट, टोटल डैमेज, ठीक है। तो जहाँ तो 40 SDR पर पार्सल उसको कंपनसेशन मिलेगा,
जहाँ 4.5 SDR पर केजी उसको कंपनसेशन मिलेगा। अभी SDR क्या होता है, जो 5-6 हमारे डेवलप्ड नेशन हैं उनकी करेंसी को मिलाकर एक करेंसी बनती है जिसको हम बोलते हैं SDR। ठीक है, 1 SDR की वैल्यू होती है लगभग 110 रुपये आज के हिसाब से अगर हम देखें। ठीक है, तो 40 SDR की वैल्यू क्या होगी, 4400 रुपये। तो अगर इंटरनेशनल पार्सल पूरी तरह से गुम हो जाता है, जो मैक्सिमम उसको कंपनसेशन मिल सकता है वो 4400 रुपये अप्रॉक्स मिल सकता है, जहाँ 4.5 SDR पर केजी मिल सकता है। ठीक है, बस तो यही था पार्सल में, हमने पार्सल के बारे में आज समझा। आई होप आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है, अभी तक हम पार्सल तक पढ़ चुके हैं। अभी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पहले तो न्यूज़पेपर क्या होता है, जिसमें कोई पॉलिटिकल न्यूज़ हो या और कोई लोकल न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ हो, उसको हम न्यूज़पेपर बोलते हैं। इसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो सकते हैं और ये न्यूज़पेपर विदाउट एडवर्टाइजमेंट का भी हो सकता है। और ठीक है, इसको कम से कम 31 दिन में प्रिंट करना होगा। ठीक है, इसको पब्लिश करना होगा। ऐसा नहीं कि हम 2 महीने बाद एक न्यूज़पेपर पब्लिश करें तो उसको हम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होगा, एक तो उसमें कोई ना कोई न्यूज़ होनी चाहिए, उसके अंदर ऐड हो तो भी ठीक है, ऐड नहीं हो हमको उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वो विद और विदाउट एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। और इट इज़ पब्लिश्ड इन अ लार्ज नंबर एट इंटरवल ऑफ नॉट मोर देन 31 डे। मीन्स उस न्यूज़पेपर को 31 डे से कम पहले पहले ही पब्लिश होना पड़ेगा, उसके रेगुलर जो उसकी पब्लिशिंग होती है। ठीक है, जैसे कुछ न्यूज़पेपर वीकली होते हैं, हर हफ्ते छपते हैं, कुछ मंथली होते हैं, हर महीने छपते हैं, कुछ डेली छपते हैं। ठीक है, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर 31 दिन में कम से कम एक बार छपना चाहिए। इट शुड हैव अ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर। इसके वो जो जेन्युइन कस्टमर है वो होने चाहिए, जो मीन्स जेन्युइन हो। ठीक है, बोनाफाइड का मतलब होता है वो जो न्यूज़पेपर को खुद पढ़ना चाहते हो और जेन्युइन कस्टमर हो। ठीक है, सब्सक्राइबर हो। इफ सच न्यूज़पेपर इज रजिस्टर्ड इन द ऑफिस ऑफ ए सुपरिटेंडेंट, लिखा है इफ सच न्यूज़पेपर registered in the office of a superintendent or a senior superintendent of a post office of the area where newspaper is to be published, it will be treated as a registered newspaper for concessional rate of postage। ठीक है, और जिस एरिया में वो जो रजिस्टर्ड जिस एरिया में वो जो न्यूज़पेपर है वो प्रिंट हो रहा है, ठीक है, उस एरिया के जो सुप्रीडेंट, जहाँ वहाँ पर अगर सीनियर सुप्रीडेंट हो, अगर हम अपने न्यूज़पेपर्स को वहाँ से रजिस्टर करवा लें, मीन्स उनसे अपने न्यूज़पेपर को रजिस्टर करवा लें, तो इस केस में हमें कंसेशनल रेट ऑफ पोस्टेज मिलती है। इसको भेजने के जो हमारे चार्जेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, और इस रजिस्ट्रेशन की कोई फीस भी नहीं होती। ठीक है, तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन या ज़्यादा क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सी अथॉरिटी है जो न्यूज़पेपर को रजिस्टर्ड करेगी, वो है सुप्रीडेंट और सीनियर सुप्रीडेंट। इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने होंगे, तो 0 होंगे। ठीक है, और कितने दिनों में कम से कम इसको पब्लिश करना होगा, 31 डे में कम से कम एक बार इनको पब्लिश करना ही होगा। ठीक है, the registration number allotted to the paper should be printed on the top of the front page of the newspaper preceded by the word registered। ठीक है, अगर आपका न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड हो जाता है, रजिस्टर्ड वर्ड लिखकर जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको अपने न्यूज़पेपर के पहले पेज पर प्रिंट करना पड़ेगा, तभी आपको जो पोस्टेज के जो पैसे हैं वो इसको भेजने के लिए कम लगेंगे। ठीक है, तो आई होप आप इससे समझ गए होंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को। तो डोमेस्टिक में हम अभी 4 चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक लेटर, एक बुक पैकेट, एक पार्सल, एक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। अभी हम कल की वीडियो में कोशिश करेंगे कि एक इनलैंड लेटर कार्ड, एक पोस्ट कार्ड, एक ब्लाइंड लिटरेचर, और इसको ख़त्म कर दें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।